Hi everyone, welcome to UPSC Success Academy. Today we will be completing the second part of our Vision IAS series, that is International Relations. हाँ, तो एक और बात यार, जो वीडियोस हैं काफ़ी लेट आ रही हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ। मेरे को कुछ ज़रूरी काम है, इसके रिगार्डिंग जो वीडियोस में थोड़ी सी लेट हो रही हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उन्हें जल्दी डाल दूँ। हाँ, तो टुडे विल बी डिस्कसिंग जो फर्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज़ जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसके बेसिकली 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इनिशियली ये देखने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट का क्या बैकग्राउंड था, कैसे क्या न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुए थे। तो देखो यार, न्यूक्लियर टेस्ट ना, जो फर्स्ट टाइम जो यूएस ने बनाया था, यूएसए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था इन 1945, और जो उन्होंने बेसिकली जापान के ऊपर ट्राई भी कर लिया था। उनकी जो बेसिकली उस टाइम पे तो काफ़ी बड़ी बड़ी सिटी थी उन पे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, जो न्यूक्लियर वारफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का, काफ़ी कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा फोकस आ गया कि भाई अगर आपके पास न्यूक्लियर डेटरेंस है, कि भाई अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी कंट्री में प्रिवेंट करेंगे कि भाई आपके के ऊपर अटैक करें। ठीक है, तो फिर ये सिलसिला शुरू हो चुका था। तो फिर अब इसमें इंडिया कहाँ फिट होता है। हमने 1962 में क्या हुआ, चाइना इंडिया वार हुआ, और इसका रिज़ल्ट तो हमें पता ही कि भाई जो चाइना ने इंडिया को डिफीट कर दिया था इस वॉर में। तो उसके तुरंत बाद चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो देखो, अगर वो कहते हैं ना कि भाई अगर जो पड़ोसी है, लोग पड़ोसी के डेवलपमेंट से ज़्यादा चलते हैं। तो अगर जो हमारे पड़ोसी देश के पास एक ऐसा हथियार है जो कि मतलब एक झटके में मतलब इंडिया की कोई सिटी या फिर बिल्कुल यूँ तबाह कर सकता है, तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो इसके रिगार्डिंग फिर इंडिया ने भी अपनी जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट की वो किस्सा शुरू कर दिया। तो इसके तुरंत बाद 1965 में पाकिस्तान के वार हुआ। तो इंडिया को क्यों चाहिए था न्यूक्लियर वेपन, टू हैव सफिशिएंसी इन डिफेंस कैपेबिलिटी, ताकि भाई अपना जो डिफेंस कैपेबिलिटी ना वो स्ट्रॉन्ग हो। और अगर डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, न्यूक्लियर वेपन के थ्रू। और न्यूक्लियर वेपन होगा तो बेसिकली कोई ट्राई नहीं करेगा कि वही अटैक करे। तो 1974 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। कहाँ पे, पोखरण। ये पोखरण कहाँ पे है, ये बेसिकली एक राजस्थान में। देखो, जो न्यूक्लियर वेपन है ना वो बहुत ही खतरनाक वेपन है। मतलब एक छोटा सा एक स्मॉल न्यूक्लियर वेपन कैन बी मोर डैमेजिंग देन जो हमारा जनरली हम TNT यूज़ करते हैं ना, मतलब उसे 20,000 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी है उसकी। तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था उस ऑपरेशन को नाम दिया था हमने स्माइलिंग बुद्धा। और इसके तुरंत बाद क्या हुआ था कि भाई जो इंडिया थी वो 6th कंट्री बन गई थी टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन आफ्टर P5। ठीक है, P5 बेसिकली वे कंट्रीज थी जिनके पास पहले से ही ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन था। और जैसे ही ये इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, उसके बाद इंडिया पे सैंक्शन लगा दिए। एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आ गया कि भाई न्यूक्लियर किसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सैंक्शंस थे ना, इसने क्या किया, जो इंडिया की प्रोग्रेस थी ना वो काफ़ी हिंडर कर दी न्यूक्लियर एज ए न्यूक्लियर स्टेट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, जो हमने इनिशियल लेवल पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था वो बस खाली डेमोन्स्ट्रेशन था हमारी कैपेबिलिटीज़ का कि भाई हाँ हम ये भी ट्राई कर सकते हैं।
और बेसिकली जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तो बोला था कि भाई हम ये बेसिकली पीसफुल यूज़ के लिए, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए यूज़ करेंगे, ना फिर वेपन के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई जो चाइना है वो काफ़ी सडन रेट में जो अपनी न्यूक्लियर आर्सनल था वो इंक्रीज़ कर रहा था। तो उससे क्या हुआ कि भाई इंडिया जनरली हुआ था थ्रेटेंड फील करेगा। तो फिर 1998 में अंडर आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हमने जो अपना 1995 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया एट पोखरण, और इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। ये सेकंड अटैम्प्ट था। इसमें बेसिकली इंडिया ने शो किया कि हम खाली बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम इसको एज ए वेपन में भी यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट एनी स्टेट जो इंडिया पे अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से जो हमारी न्यूक्लियर वेपन की वो स्टार्ट हुई थी। तो देख लेते हैं विजन उसमें क्या दे रखा है। हाँ, तो बेसिकली क्या क्यों है ये पोखरण न्यूज़ में, क्योंकि ऑन May 11, 2023 बेसिकली जो इंडिया ने 25 ईयर सेलिब्रेट किए हैं पोखरण 2 के न्यूक्लियर टेस्ट के। ठीक है, तो वाई डिड इंडिया चूज टू एक्सरसाइज द न्यूक्लियर ऑप्शन इन 1998। बेसिकली हम 1998 में ये न्यूक्लियर ऑप्शन क्यों चूज़ किया। फर्स्ट थिंग तो वही थी कि भाई जो चाइना एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट था उसने 1964 में न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए थे और बेसिकली वो अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा था, इसलिए इंडिया फील थ्रेटेंड और उसने न्यूक्लियर ऑप्शन का ऑप्शन चूज़ किया। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग क्या कि ये काफ़ी सारी उस टाइम भी न्यूज़ में था कि भाई जो चाइना है वो पाकिस्तान को भी हेल्प कर रहा है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में या फिर एक्वायर करने में। तो इंडिया के लिए तो ये भी काफ़ी थ्रेटनिंग सिचुएशंस थी। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग जो इंडिया ने क्या किया, जो अपना पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट वो किया, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया। हाँ, तो इसके बाद क्या था, इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑन May 11, 1998। ठीक है, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति था, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। तो बेसिकली अब क्या है, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है। तो बेसिकली न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से हम क्या मतलब समझते हैं, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का मतलब है कि जो स्टेट है कैसे अपने वेपन यूज़ करेगा ड्यूरिंग पीस टाइम या फिर वार टाइम, कि भाई अगर जैसे पीस टाइम है तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर रहे हैं या नहीं, या फिर वॉर के टाइम पे हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ क्या बताती है, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है। ठीक है, तो 2003 में इंडिया ने अपनी ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन निकाली थी। उसमें बेसिकली क्या था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, नो फर्स्ट यूज़, कि भाई इंडिया किसी भी कंट्री के ऊपर पहले यूज़ नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन का अटैक, पहले अटैक नहीं करेगा विद न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, बस वो जो न्यूक्लियर वेपन है एज ए डेटरेंस यूज़ करेगा, कि भाई किसी देश ने इंडिया पे न्यूक्लियर वेपन के साथ हमला कर दिया, फिर उसके डेटरेंस में जो इंडिया है वो उस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ठीक है, दूसरी क्या थी कि भाई ये बता दिया कि भाई रिटेलिएशन के केस में बायोलॉजिकल या फिर केमिकल वेपन से अटैक करते हैं उसके केस में यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जो इंडिया है वो ये भी चाहता है कि भाई न्यूक्लियर फ्री वेपन स्टेट हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई डेवलप्ड कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है और जो ये एशिया इंडिया में उनके न्यूक्लियर वेपन तबाह कर दो। तो ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस भी नहीं चाहता इंडिया। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, जो इंडिया है वो न्यूक्लियर वेपन को किसी ऐसे स्टेट के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल हमारा और श्रीलंका का वार हो जाता है तो हम उसके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन नहीं करेंगे क्योंकि श्रीलंका के पास नहीं है। ठीक है, और ये भी है कि भाई जो कंट्रोल एंड एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल, बेसिकली कि भाई हम किसको जो मिसाइल रिलेटेड ये न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल है किसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके रिलेटेड भी ये। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या था इंडिया के लिए बिकमिंग ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जैसे इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना तो वो भाई जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम थी कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन, देखो न्यूक्लियर वेपन ना एक यूँ कोई ट्रेडिशनल वेपन नहीं है,
तो इसके लिए जो मटेरियल है ना, जैसे यूरेनियम हो गया या फिर कंट्रोल रोड्स या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और वो खाली जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास ही है। तो इससे क्या हुआ कि भाई जो इंडिया है वो कई सारी मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स का भी पार्ट बन गया, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। दूसरा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, इसने बेसिकली जो बॉर्डर सिचुएशंस थी ना सिक्योरिटी की, उसको बैलेंस करने में हेल्प की कि भाई हाँ, जो मैंने पहले बताया था कि भाई अगर न्यूक्लियर वेपन होगा तो जनरली जो अपोजिट कंट्री है वो ट्राई करेगा कि भाई किसी भी वॉर या फिर इसमें एंगेज ना हो उस कंट्री के साथ। ठीक है, तो अनदर सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई न्यूक्लियर वेपन के बाद इंडिया बिकेम ए ग्लोबल मिलिट्री पावर, इट हैज़ ऑपरेशन न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो इंडिया है न्यूक्लियर वेपन को तीनों जगह से यूज़ कर सकता है, दैट इज़ एयर, थ्रू एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। ठीक है, लैंड, एयर और सी तीनों से एनिमी पे यूज़ कर सकता है। अनदर इम्पोर्टेंट इशू क्या था, एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। बेसिकली जो इंडिया है दैट इज़ ए एनर्जी हंग्री स्टेट, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेट से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। जैसे हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है नेपाल से, वो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर पावर है ना, दैट इज़ ए क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि भाई थोड़े मटेरियल से हम काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, तो ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली जब हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो उससे जो मतलब जो इंडिया के रिलेशंस थे वेस्टर्न स्टेट्स के, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी काफ़ी इम्प्रूव हो गए। जैसे 2018 में इंडिया साइंड यूएस सिविल न्यूक्लियर डील इन 2008। ठीक है, और क्या है, जो परसेप्शन है ऑफ इंडिया एंड नेशनल प्राइड, कि बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन है ना, उसने खाली जो इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटी नहीं इंक्रीज़ की, बल्कि एक बूस्ट दिया उसको एज ए ग्लोबल स्टेचर ऑफ द नेशन। कि देखो जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है, जिसके पास दो पावर होती है, एक तो सॉफ्ट पावर, एक होती है हार्ड पावर। हार्ड पावर यानी मिलिट्री, जिसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वही राज करेगा। और हार्ड पावर और न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर ऑप्शन है देखो अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन आया, अमेरिका क्या है ना, वो ग्लोबल सुपर पावर। चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, चाइना क्या है, ग्लोबल सुपर पावर। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, रशिया क्या है, ग्लोबल सुपर पावर। हाँ, तो क्या था कि भाई इंडिया भी चाह रहा था कि भाई जो इंटरनेशनल फोरम पे ना उसकी जो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए एज ए सुपर पावर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस था इंडिया का टू परस्यू न्यूक्लियर एज ए न्यूक्लियर स्टेट। बेसिकली डू वी नीड टू रिवाइज नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग कुछ और आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे क्या हमें कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन होने के बाद भी इंडिया पे कंटिन्यूस अटैक होते जा रहे हैं, जैसे कारगिल अटैक इन 1990 मुंबई में अटैक हुआ। तो बेसिकली ये न्यूक्लियर डेटरेंस का फेलियर है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन होने के साथ भी मतलब कुछ यूँ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा कुछ वो फ़र्क नहीं ला पाए। तो ये एक दो रही, इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं इन फेवर ऑफ नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। बेसिकली अगर हम किसी स्टेट के साथ न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे तो बेसिकली हम क्या शो कर रहे हैं कि भाई हम जो जिस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को यूज़ ना करके बेसिकली हम एक अपनी अच्छाई शो कर रहे हैं एट द ग्लोबल लेवल। कि भाई हम जो अपने जो भी बायलैटरल इश्यूज़ हैं अपने नेबर्स के साथ उनको आपस में बातचीत या फिर मिलिट्री के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। हमें उसके लिए कोई यूँ न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें बेसिकली
तो चैलेंजेस क्या हैं न्यूक्लियर डोमेन फॉर इंडिया में? एक तो बॉर्डर स्क्रमिशेस हैं, बहुत सारे बॉर्डर्स पे झगड़े हैं इंडो चाइना के। अब हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था कि भाई चाइना ने है क्या किया कि भाई जो तवांग के काफ़ी सारे, जो तवांग नहीं, जो अरुणाचल प्रदेश है उसके काफ़ी सारे एरिया को चाइनीज़ नाम दिए थे। तो ये झगड़े ही हैं। और हमने पेंगोंग त्सो पे भी देखा था कि भाई कैसे यूँ जो उस टाइम पे जो हमारे 20 जवान 20 आर्मी ऑफिशियल शहीद हुए थे। हाँ, तो अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, नो प्रोग्रेस ऑन गोल ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट, ये भी ठीक है। पाकिस्तान डेवलपिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, बेसिकली जो पाकिस्तान है न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट में इंडिया से आगे है। इट है नियर अबाउट 165 न्यूक्लियर वेपन्स, जबकि इंडिया के पास कितने हैं? ऑलमोस्ट 160। ठीक है। और बेसिकली हमने सोच क्या रही थी कि भाई न्यूक्लियर वेपन आएगा तो बेसिकली जो हमारी एनर्जी हंगरी है, जो इंडिया एज ए हंगर स्टेट है, उसकी थोड़ी सी आपूर्ति होएगी। लेकिन जो हमारी रिसर्च वगैरह है उसको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ इसका। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे। तो कंक्लूजन क्या होगा कि भाई फर्स्ट लेवल पे हमें क्या करना है, वी नीड टू एड्रेस जो इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और एक सफिशेंट एंड रेजिलियंटरी रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि भाई कोई जो दूसरा नेशन है वो इंडिया की तरफ देख भी ना सके। सेकेंड लेवल पे हमें क्या करना है, बेसिकली इंडिया को लॉन्ग टर्म इनोवेटिव डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट चाहिए कि भाई हम जो इसको एज ए क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ कर पाएँ, ताकि जो बेसिकली हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज पे जो अपनी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम कर पाएँ। ठीक है, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। तो बेसिकली ये इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फ्यूजन होता है, एक फिशन होता है, उसको बता देता हूँ क्या होता है फ्यूजन। फ्यूजन बेसिकली फ्यूजन में क्या होता है, एक हैवी मेटल होता है, उसके आप ऊपर आप क्या करते हैं, कोई पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं, उससे क्या होता है वो पार्टिकल है जो कई सारे छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक हो जाता है और एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी क्या होती है, बेसिकली जब हम स्मॉल पार्टिकल्स को ना कंबाइन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे, दैट इज़ फ्यूजन एनर्जी। ठीक है, बस यही है इसका बेसिक कंसेप्ट। हाँ, तो सेकंड टॉपिक क्या है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन। तो जो 49th G7 का समिट हुआ था, तो बेसिकली इंडिया ने क्या बोला है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन है वो इफेक्टिवली प्रिवेंट नहीं कर पा रहा ये जो वॉर्स वगैरह हैं। मोर क्या है, बेसिकली इंडिया ने और क्या बोला है कि बेसिकली वी शुड डू कि भाई जो यूनाइटेड नेशन है उसमें कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए। और रिफॉर्म्स क्यों आने चाहिए, बेसिकली जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, दे आर डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न कंट्री, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका, बेसिकली इन्हीं की चलती है। तो इंडिया क्या और जो जैसे अफ्रीकन कंट्री, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा वॉइस है नहीं। लेकिन अगर आप हम पॉपुलेशन वगैरह पॉपुलेशन वाइज देखें तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया अफ्रीका में, एशिया अफ्रीका में। ठीक है, तो बेसिकली जो जहाँ मेजर पॉपुलेशन होगी वहाँ भी तो वॉइस होनी चाहिए ना। तो इसके मारे हम बोल रहे हैं कि भाई वी नीड रिफॉर्म इन UN एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और भी अगर रीजन वो मैं आगे बता दूंगा कि भाई क्या रीजन है। ठीक है, तो हाँ, तो यूनाइटेड नेशन क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी रोल क्या है, मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, बेसिकली ये लीग ऑफ, पहले इनिशियली क्या था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, दैट इज लीग ऑफ नेशंस। कि भाई ये क्यों बनाया था लीग ऑफ नेशंस, कि इन फ्यूचर कोई फर्दर थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, तो फिर ये फर्दर आगे जाके लीग ऑफ नेशन टर्न यूनाइटेड नेशन, फिर इसमें लगभग काफ़ी मोस्टली कंट्री ने ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली अभी इसका पर्पज़ क्या है, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना,
सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल। हाँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंडिया है दैट इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। बेसिकली अगर इंडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है ना तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल प्रीलिम्स में। तो तो नेक्स्ट थिंग क्या है, वाई यूएन इज़ नॉट एबल टू प्रिवेंट द कन्फ्लिक्ट, कि भाई यूएन कोई कन्फ्लिक्ट प्रिवेंट क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसका मेन रीज़न है कि भाई जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो उनकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। और जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना यूनाइटेड नेशन के, उनके पास क्या है, वीटो पावर्स हैं। तो जब भी कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर में क्या था, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ बार बार चाइना पे सैंक्शंस लगाने की ट्राई कर रहे थे थ्रू दिस वॉर, कि भाई तुम अपनी जो फोर्सेज हैं वो वापस लो। तो वो रेजोल्यूशन पास करते, तो रशिया परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, तो वो क्या करता, बेसिकली उसको वीटो कर लेता। सिमिलरली जब इंडिया किसी टेररिस्ट को एज एन इंटरनेशनल, कोई पाकिस्तान का टेररिस्ट था, उसको जब भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश करता, तो जो चाइना था उस चीज़ को क्या करता था, उसको वीटो कर लेता था, ठीक है। तो एक ये मेजर रीजन है कि भाई वाई वी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट। तो अनदर इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई लिमिटेड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है। बेसिकली जो रेजोल्यूशंस पास्ड, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है, उनके अंदर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्यों नहीं, बिकॉज जो मेंबर स्टेट हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करते हैं, रिसोर्सेज भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मेंबर्स ना ट्रूप्स देंगे ना रिसोर्सेज, तो बेसिकली कैसे उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स करेंगे। और क्या है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बेसिकली जो यूएन है यूएन कोई इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज रिसोर्सेज पे, कि भाई यूएन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। तो ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। तो अनदर आगे हमारा वो क्या है, हाउ यूएन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। एक तो बेसिकली स्ट्रेंथनिंग कन्फ्लिक्टिव प्रिवेंट, बेसिकली कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट ना करके बल्कि जो प्रिवेंशन डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कि वार होने से पहले ही वार को रोक दिया जाए, या फिर ऐसी सिचुएशन आए कि भाई जहाँ लग रहा है कि भाई आगे जाके कोई ग्रेवी सिचुएशन आ जाएगी तो उसको पहले ही रोक दो। अनदर इस क्या है, रिफॉर्म इन यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, की भाई जैसे अब तो क्या है कि भाई अगर एक मेंबर वीटो कर लेता है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता। तो बेसिकली वी शुड एक ऐसे मैकेनिज्म के साथ आना चाहिए कि भाई अगर यूँ जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, तो अगर कोई एक मेंबर उसको वीटो कर रहा हो और उसकी तो मतलब उसकी नहीं सुनी जाएगी, मतलब जो भी डिसीजन होगा वो मेजोरिटी के साथ लाई करेगा, ठीक है। और बेसिकली और जो मोर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए टू एशियंस एंड अफ्रीकन नेशन। जैसे मैंने बताया कि भाई जो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ग्लोबल साउथ है, दैट इज जो डेवलप्ड लीस्ट डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री, उनका कहाँ रिप्रेजेंटेशन है इतना, ठीक है। दूसरा है इम्प्रूविंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस, और कैसे करने हैं, बेसिकली जो भी हमारे ट्रूप्स वगैरह हैं उनकी ट्रेनिंग कैपेबिलिटी करना, और बेसिकली चेक करते उन पर चेक रखना कि भी कितने इफेक्टिव हैं ग्राउंड पे, ठीक है। और अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, एनहेंसिंग कोऑपरेशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ भी कोऑपरेट करते रहना, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियन हो गया, एससीओ हो गया, ये सब। एड्रेसिंग रूट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। बेसिकली जनरली हम क्या देखते हैं भाई, रूट कॉज क्या है जनरली कन्फ्लिक्ट का, जैसे पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, गवर्नेंस इशू है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। यही सिचुएशंस क्या करते हैं आगे जाके एस्केलेट होके सिविल वॉर या फिर कंट्री में इन चीज़ों का रूप ले लेती। तो वी शुड फोकस ऑन रूट कॉज की भाई जिन चीज़ों से देखो स्टेबिलिटी कब आएगी, स्टेबिलिटी जब आएगी जो पीपल है ना वो सेटिस्फाइड हो। अगर पीपल सेटिस्फाइड कब होंगे, बेसिकली जो बेसिक एस्पिरेशंस हैं उनकी वो उनकी पूरी हो रही होंगी,
ठीक है। और बेसिक एस्पिरेशन पूरी होंगी तो बेसिकली पॉवर्टी कम होएगी, इनइक्वालिटी नहीं होएगी, गवर्नेंस इश्यू नहीं होंगे। तो वी शुड फोकस ऑन रूट कॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट। दूसरा, जो मेंबर स्टेट हैं दे शुड प्रोवाइड सफिशिएंट रिसोर्सेज, ताकि जो यूएनएससी है वो अच्छी तरह से काम कर पाए, ठीक है। तो और क्या है रोल ऑफ इंडिया इन रिजॉल्विंग ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, इंडिया का क्या रोल है भाई, ये भी देख लेते हैं। एक तो मीडिएशन एंड डिप्लोमेसी, बेसिकली इंडिया ने हमेशा डायलॉग को प्रमोट किया है कि भाई जो भी कन्फ्लिक्ट है वो बायलैटरल या फिर पीसफुल रेजोल्यूशन से हो जाए। दूसरा, जब दो ग्लोबल सुपर पावर थी रशिया और अमेरिका, तब इंडिया ने एक थर्ड बेसिकली उन कंट्री का ग्रुप बनाया जो कि किसी की तरफ अलाइंड नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वो है इनिशिएटिव था इंडिया का। तीसरा था डेवलपमेंट कोऑपरेशन, बेसिकली हम जैसे काफ़ी कंट्रीज़ को असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी काफ़ी, जैसे आपने जो सीरिया था, ये जब तुर्की में अभी रिसेंट अर्थक्वेक आया तो हमने वहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा था काफ़ी सारा, ठीक है। कोरोना के टाइम पे हमने जो अपनी नियर बाय जो हमारे नेबर्स हैं उनके पास भी मेडिसिन या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी उन्हें नीड थी वो भेजी थी, वो वैक्सीन्स भेजी थी, ठीक है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस, बेसिकली जो इंडिया है मतलब सबसे ज़्यादा जो करंटली जो पीस कीपिंग फोर्सेस में अपना इनका कंट्रीब्यूशन है जो मेंबर्स के थ्रू। और बेसिकली अभी इंडिया ने एक होल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स भी बनाई थी, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है, तो बेसिकली ये बिगेस्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि भैया किसी भी कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सके या फिर उसको रिजोल्व कर सके। तो हमें इसको एक प्रोएक्टिव वे में लेना चाहिए एंड वी शुड ट्राई कि भाई जो इसमें रिफॉर्म आए ताकि जो ग्लोबल साउथ की वो इस भी को भी रिप्रेजेंटेशन में उसके पास इतनी सी बात लिखनी है हमें, ठीक है। तो जो थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली देखो मैं जो इसमें है वो कवर करा देता हूँ, मैं बाकी बता देता हूँ आपको ये कहाँ से पढ़ने। देखो यार सिंपल सी बात, अगर करंट अफेयर अच्छे से करने हैं ना तो कैसे करने हैं, पहले स्टैटिक पार्ट ना अगर मैगजीन से करोगे ना बार बार डिफरेंट मैगजीन से, उससे क्या दिक्कत होती है कि हम हर बार अलग चीज़ रेफ़र करेंगे तो वो इतना ज़्यादा यूँ दिमाग में बैठेगा नहीं। तो क्या करो, जो भी टॉपिक है जैसे ही करंट अफेयर में आता है उसका स्टैटिक पार्ट है उसका जो स्टैटिक पार्ट होता है उसको अपने नोट्स में से देख लो। जैसे अगर आपने जैसे ये WTO है तो ये आप मृणाल सर के नोट्स में से पढ़ सकते हैं। टॉपिक काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, WTO का मैकेनिज़्म कैसे कैसे ये WTO फोर्स में आया, क्या क्या इसके जैसे यूँ क्या बोलते हैं कि एग्रीमेंट्स हैं, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये सब यूँ, ठीक है। स्टैटिक पार्ट यहाँ से करो, फिर इसको ना स्टैटिक पार्ट अपने नोट्स में से करके अगर करंट अफेयर लिंक करोगे तो ज़्यादा मेमोरी में घुसेंगे, ठीक है। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी कि भाई जो स्टैटिक पार्ट है अपने नोट से करिए ताकि बार बार यूँ डिफरेंट रिसोर्सेज ना करने पड़े, और जो स्टैटिक पार्ट है वो कंसोलिडेट हो दिमाग में। अगर पेपर में ना यूँ चीज़ याद नहीं होंगे ना तो हमेशा डाउट में रहोगे कि भाई ये चीज़ ये थी या ये थी, और इसी कन्फ्यूजन में। और आजकल तो जो पैटर्न है देख ही लिया होगा प्रीलिम्स का कैसे ही आ रहा है, तो उसमें ऐसे डाउट्स की कोई जगह है नहीं, ठीक है। तो ट्राई करो कि भाई जो स्टैटिक पार्ट अपने नोट से अच्छे से कवर करो और फिर जो उसको करंट अफेयर से लिंक करो थ्रू दीज नोट्स, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। बाकी तो मैं ट्राई करूँगा कि भाई स्टैटिक और दोनों करवा दूँ। बाकी मैं कुछ बताता रहूँगा कि भाई ये कहाँ से कर लीजिए, दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव। हाँ, तो ये मृणाल सर के नोट्स में से कर लीजिए। WTO के एक बार अच्छे से इसकी बेसिक समरी जान लोगे ना तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी।
तो बेसिकली क्या है, इंडिया ने न्यूज़ में क्यों है, इंडिया ने बेसिकली जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ना WTO की, उसके अगेंस्ट अपील की है। जो बेसिकली क्या थी, इस जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी वो क्या बोल रही थी कि बेसिकली जो इंडिया ने है जीरो टैरिफ कमिटमेंट है उसको वोलेट किया है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। लेकिन इंडिया क्या आर्ग्यू कर रहा है कि भाई जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट था, जब वो फोर्स में आया था उस टाइम पे स्मार्टफोन वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो दे आर नॉट बाउंड टू एलिमिनेट ट्रैफिक ऑन सच आइटम्स। ठीक है, तो इसके हमारे इंडिया ने अब अपेलेट बॉडी को ये अपील कर दी है, और जो अपेलेट बॉडी है वो करंटली डिसफंक्शनल है। ठीक है, तो हमें मेन पॉइंट्स क्या लिखने हैं WTA में। एक तो बेसिकली जो WTA है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड बॉडी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ट्रेड बॉडी इंडिया में, विच एनकम्पासेस मोर देन 85% ऑफ पॉपुलेशन, कवर करती है और 95% ऑफ द ट्रेड। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं WTA कैसे क्या हुआ। तो जो इनिशियल लेवल पे क्या था, 1945 में ब्रिटेन वुड्स की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वहाँ पे हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात चल रही थी। एक तो वर्ल्ड बैंक, एक IMF, और तीसरा चल रहा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO, WTO नहीं ITO। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या किया, जो यूएस ने इसको ITO को अपोज किया। USA नहीं चाह रहा था, तो यूएसए सुपर पावर था, तो जो वो चाहेगा वो ही होएगा, तो उस टाइम पे ITO नहीं बना। तो उसके बाद क्या हुआ, 1948 में हमारा बन गया GATT, GATT क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, बेसिकली फिर ये इसकी आगे फर्दर नेगोशिएशन होती रही। फिर 1994 में एक माराकेस एग्रीमेंट साइन हुआ अंडर उरुग्वे राउंड, उरुग्वे में। वहाँ पे बेसिकली जो मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन है ऑफ WTO वो साइन है। ठीक है, तो WTO फोर्स में कब आया, 1945 में। बेसिकली किसके एग्रीमेंट के थ्रू बना, मार्केस एग्रीमेंट। कहाँ पे, उरुग्वे में नेगोशिएशन चल रहे थे, जब जो फाइनली अपना जो WTO है वो फोर्स में आया है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, जो क्या होता है कि भाई वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर कौन बनता है, जो अमेरिका का फेवरेट होता है, और IMF का डायरेक्टर कौन बनता है, बेसिकली जो यूरोपियन नेशंस की फेवरेट होती है। तो और इनमें क्या होता है कि भाई जो मतलब जितना कंट्रीब्यूशन होगा ना उसका उतना इफेक्टिव वोटिंग परसेंटेज होगा। जैसे अगर US वर्ल्ड बैंक में ज़्यादा वो कर रहा है, ज़्यादा फंड्स दे रहा है, तो उसका जो वोटिंग परसेंटेज शेयर वो ही होगा। लेकिन WTO में 1 कंट्री 1 वोट, ऐसा सा सिस्टम है। ठीक है, हाँ तो ये हमने देख लिया। और क्या देख रहे हैं हम, अनदर ये की कुछ की WTO की कुछ की एग्रीमेंट्स हैं, जैसे ट्रिप्स हो गया, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग है ये सारा। ठीक है, ये हो गया ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, बेसिकली कि भाई ट्रेड एंड सर्विस के रिगार्डिंग है ये भी। और जैसे गैट्स हो गया, ये सब ये आप मृणाल सर की इसमें से पढ़ लीजिए, PDFs में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं और काफ़ी यूँ सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में लिख रखे हैं, तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। और ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ कभी हम उसको देखेंगे मृणाल सर के नोट्स को, या फिर इस टॉपिक को अलग से, तब मैं करवा दूंगा ये। तो बेसिकली क्या है, जो WTO है, प्रमोट प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड। ठीक है, और इसका कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, दैट इज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, जैसे सपोज करो आज इंडिया ने क्या किया कि भाई जापान को बोला, अरे अब तो हमारे अच्छे दोस्त हो, तो आप अपनी पेन ड्राइव बेचो 10 रुपये में। ठीक है, और
सिमिलरली पाकिस्तान भी अपनी पेन ड्राइव बेच रहा था, तो पाकिस्तान पे क्या किया, अरे इन पे इतना टैरिफ लगा दो कि भाई कोई खरीदे ना, पाकिस्तान की कर दी 100 पे पेन ड्राइव। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो ट्रीटमेंट आप मतलब जिस नेशन को आप मोस्ट फेवर करते हो उसको दे रहे हो, जैसे जापान को, वही ट्रीटमेंट आप जिसको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, उसको भी सेम प्रोवाइड करो पाकिस्तान को, कि भाई पाकिस्तान की पेन ड्राइव भी 5 रुपये की ही होनी चाहिए। दैट इज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। ठीक है। और क्या है बेसिकली ग्लोबल कोऑपरेशन, क्या पढ़ क्या रहे हैं हम एक बार ये देख ले, अचीवमेंट्स ऑफ WTO। ठीक है। बेसिकली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं डिस्कशन, नेगोशिएशन, वेरियस ट्रेड रिलेटेड इशू जैसे एग्रीकल्चर, इन पे डिस्कस वगैरह कोऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है ताकि भाई जो डिस्प्यूट है रिलेटेड टू ये ट्रेड वगैरह ये आप इजीली रिजोल्व कर सकें। ठीक है। इश्यूज़ क्या हैं, एक नेगोशिएशन डेडलॉक है। बेसिकली नेगोशिएशन इसका मतलब क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना वो कंसेंसस बेस्ड है। अब देखो यार कितने मेंबर हैं इसमें, WTO में 164 मेंबर्स हैं। अगर 164 मेंबर्स को हम बोलेंगे कि एक जगह बैठ के एक डिसीजन, एक मत से डिसीजन, कंसेंसस है डिसीजन, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं। जनरली हर नेशन की डिफरेंट प्रेफरेंस होगी और डिफरेंट वो अपना डिसीजन देंगे। तो ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे डेड लॉक हो रहे हैं कि मैं इसका मतलब है कि बेसिकली हम एक डेफिनेट उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरा है डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्या कंसर्न है कि बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्री है ना वे डोमिनेट करती हैं नेगोशिएशंस में और एडवांटेज ले जाती हैं टू द रूल्स टू देयर बेनिफिट, भी उनके बेनिफिट में एडवांटेज ले जाती हैं सारा जनरली। अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देयर इज़ राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म। बेसिकली जो कंट्रीज़ क्या कर रही हैं अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह के हों उनको ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं थ्रू डिफरेंट मीन। जैसे अगर कोई यूँ सस्ता सामान बेच रहा है तो उस पर कोई टैक्स लगा दिया ताकि भाई जो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, MSME सेक्टर है, उसके साथ ईजिली कोऑपरेट कर सकें। काफ़ी सारे इमर्जिंग इश्यूज़ भी हैं जैसे नोट कैप्ड पेस विद 20th सेंचुरी के साथ पेस नहीं है, जैसे जेंडर इशू, ह्यूमन राइट को डील नहीं करता है, ऐसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बेसिकली हमें क्या देखना है कि भाई कुछ नेगोशिएशन डेडलॉक हैं वो कि कंसेंसस की वजह से बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्री क्या बोल रही हैं कि भाई जो डेवलप कंट्री हैं वे डोमिनेट कर रही हैं सिचुएशन को और एडवांटेज ले जा रही हैं बेनिफिट अपने जो रूल बना के। दूसरा जो प्रोटेक्शन और बायलैटरलिज्म का राइज हो रहा है। और क्या है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट जो एपेलेट बॉडी है वो डिसफंक्शनल है। वो डिसफंक्शनल की वजह बेसिकली US ने उस पर अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर दिया, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस है। कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो इसकी वजह से जो भी दिक्कतें हैं वो WTO इशू एड्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मेजर्स क्या हैं टू रिफॉर्म WTO। बेसिकली हमें क्या करना है, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको काम में लाना है। कैसे लाना है कि भाई जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसको एक तो फंक्शनल करो, पहली तो यही बात हो रही है। दूसरा क्या है, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी टू एनहेंस लेजिटिमेसी। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी भी लानी है ताकि लेजिटिमेसी आए। अनदर क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि भाई कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाए। क्यों बनाई जाए एग्जीक्यूटिव? क्योंकि जो WTO में लीडरशिप की कमी है और इसकी वजह से जो फ्यूचर्स नेगोशिएशन होती हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा बैलेंसिंग डिमांड, कि भाई जो डेवलप्ड नेशंस की डिमांड है और डेवलपिंग नेशंस की डिमांड है उनको भी बैलेंस करना है ट्रेड नेगोशिएशंस में। जैसे जो डेवलप्ड नेशंस वो क्या बोलते हैं जनरली कि भाई तुम सब्सिडी ना दो, और सब्सिडी देनी भी तो अगर अपनी लिमिट में, तो जैसे कि भाई 10% सब्सिडी दे दी, तो अब ये सोचो कि भाई 10% सब्सिडी बाय डेवलप्ड कंट्री और 10%
सब्सिडी बाय डेवलपिंग कंट्री में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो, यूएसए और इंडिया 10% अपनी जीडीपी का सब्सिडी में दे तो कितना डिफरेंस होएगा उन दोनों के अमाउंट में, ठीक है। तो ये भी इश्यू है। ड्यू वॉइस टू स्मॉलर कंट्री की भाई जो स्मॉलर कंट्री है इतनी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ रहा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि भाई जो WTO है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमें क्या करना है, जो भी उसके इश्यूज़ हैं उसको ओवरकम करना है और बेसिकली जो उसका पैलेट मैकेनिज्म है उसको फंक्शनल करना है, ताकि भाई जो हम जो ट्रेड कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकें, बस यही सब लिखना है, ओके। तो बेसिकली G7, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। जो 49th G7 का 49th समिट हुआ था रिसेंटली कहाँ पे, हिरोशिमा इन जापान। तो बेसिकली वहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एटसेट्रा जो इम्पोर्टेंट कंट्री थी इनको भी इनवाइट किया था। और बेसिकली इंडिया ने क्या किया वहाँ पे एक 10 पॉइंट एक्शन प्लान दिया है, ठीक है। तो G7 जैसे ऐसी कोई ग्रुपिंग आती है ना उसमें हमें क्या प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, बेसिकली इसके मेंबर्स कि भाई G7 के कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल ना, मैपिंग के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा कि भाई आप ये जो मेंबर स्टेट हैं इनको तो याद करिए ही करिए, क्योंकि दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो G7 क्या है, बेसिकली इनफॉर्मल ग्रुप है जो भी लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, ठीक है, विच डोमिनेट, जो कि किस पे ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये एनुअली मिलते हैं और उस टाइम पे जो भी ग्लोबल इश्यू है उनको डिस्कस करते हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, या फिर क्या प्रिवेलिंग सिचुएशन है, इस टाइप के इश्यूज डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या याद करना है, G7 के मेंबर्स। चलो मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करते हैं। देखो नॉर्थ अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री क्या कौन सी है इस टाइम पे, US, ठीक है। US के ऊपर कौन है, कनाडा। US एक सुपर पावर है तो कनाडा भी उसके साथ ही रहेगी, ठीक है। और अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको UK और US में लिंक समझ में आ जाएगा कि भाई जो UK के पर्सन थे वही US में 13 कॉलोनीज में जाके शिफ्ट हुए थे, तो UK और US हमेशा एक साथ ही होते हैं, ठीक है। अब यूरोपियंस में कौन कौन सी कंट्री बच गई, तो उसके लिए है GIF क्या है, बेसिकली जो पिक्चर का फॉर्मेट होता है वो GIF होता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, यूरोप में जर्मनी, इटली, फ्रांस, और बेसिकली एक एशियन कंट्री दैट इज जापान, वो भी वर्ल्ड वार में थी, ठीक है। तो ये हो गया G7, ठीक है। अगर हमें अब एक बार G20 याद करना है तो बेसिकली G7 प्लस ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडो, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये हो गया अपना ब्रिक्स कंट्री। एक हो गया यूरोपियन यूनियन, एक हो गया अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडोनेशिया हो गया ये हो गए एशिया पैसिफिक, एशिया ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और तुर्की। बस ऐसे ही याद करने हैं, इनको बार बार रिवाइज करिए। अगर आप मतलब इन मेंबर्स को ना 2-3 बार देख लोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। और इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भाई G7 G20 ब्रिक्स से सारे मेंबर याद होने चाहिए। इसमें जनरली क्या करो, मैं क्या करता था कि भाई एक पेज डेवलप कर लेता था जिस पे यूँ कंट्रीज़, जैसे ग्रुप है G7 तो G7 के सारे ग्रुप के नाम लिख दिए, फिर ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स डेवलप करो तो जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, हाँ। तो इतना कुछ मेजर आउटकम्स क्या हैं इस समिट के,
बेसिकली इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे फोकस किया उन्होंने। बेसिकली अभी जो चैट जीपीटी इतनी बात चल रही है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि भाई कुछ स्टैंडर्ड भी होने चाहिए ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनकी डेवलपमेंट और एडोप्शन के लिए। अनदर मेजर इशू क्या चल रहा है, क्लाइमेट एंड एनर्जी। तो बेसिकली जो मेंबर्स हैं G7 के, उसने प्लेज किया नेट जीरो एमिशन बाय 2050। और क्यों कर रहे हैं, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट रहे। क्योंकि अगर ये नेट जीरो एमिशन नहीं करेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो काफ़ी हद से राइज होगी, उसकी वजह से काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी बाकी उसके लिए। सॉरी। और बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इट हैज़ एंडोर्स जो G7 क्लीन एनर्जी इकोनॉमिक एक्शन प्लान, वो भी इन्होंने इंडोर्स कर दिया है। अनदर क्या है कि भाई रेजिलियंट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो हमने देखा था कि भाई जो रशिया यूक्रेन वार की वजह से क्या हो रहा था, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो रही थी। क्योंकि जो ये रशिया यूक्रेन का एरिया है, ये जो भी जैसे वीट वगैरह, ये सारे मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया हैं। और मोस्टली यूँ लगा लो कि भाई 50% ऑलमोस्ट ये यहीं से ट्रांसपोर्ट होता था, उसकी वजह से भी। तो हमारा फोकस क्या है, अब एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, रेजिलियंट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो उसमें हमने हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट दिए हैं उन फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड। ठीक है। तो करंट रेलेवेंस क्या है G7 का। बेसिकली एक इकोनॉमिक पावर है, जो मेजर इंडस्ट्रियलाइज नेशन है। तो बेसिकली पैसा कहाँ है, वेस्ट के पास, सिंपल सी बात है। हाँ, तो इकोनॉमिक पावर है और इसके पास इतनी अभी है कैपेसिटी कि भाई ये ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को शेप कर सके, जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है उसको कोऑर्डिनेट कर सके, और बेसिकली जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सके। जैसे कि ये मिनिमम अल्टरने ये अब जैसे G7 ने क्या किया था, 15% ये ग्लोबल टैक्स लगाया था जो ये इंटरनेशनल MNCs हैं इन पे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये बनाते रहते हैं। बेसिकली इन्होंने G7 ने, अगर ध्यान हो तो, वही जो ये क्रिप्टो करेंसी है इसको भी ब्लॉक कर दिया था। ठीक है। तो इकोनॉमिक पावर है। दूसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इनकी। बेसिकली दे हैव स्ट्रॉन्ग वॉइस इन शेपिंग ग्लोबल एजेंडा सच एज कन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एटसेट्रा। ठीक है। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्यों है, क्योंकि बेसिकली ये एड प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थ्रू द लीस्ट डेवलपिंग अगर अपनी बात नहीं मानेंगे तो बेसिकली उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो स्लो कर वो रोक देंगे, जैसे अफगानिस्तान के साथ किया। तीसरा है इम्पोर्टेंट, क्या है, सिंबॉलिक भी इम्पोर्टेंस है। इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं। कैटलिस्ट फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली इसने की रोल प्ले किए हैं, जैसे इन फॉर्मिंग इंटरनेशनल, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि बेसिकली कई सारे इंपॉर्टेंट कामों में काम करता है, जिसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। तो मैंने देखा था कि भाई इंडिया ने 10 पॉइंट एक्शन प्लान दिए हैं। तो ये भी देख लीजिए। बेसिकली ना ये ऐसे पॉइंट मतलब यूँ जरूरी नहीं कि भी सारे याद करने हैं, बस आपको क्या करना है, 10 पॉइंट बस याद रखना है। 10 पॉइंट्स दिए थे, और 10 पॉइंट्स हम अपने आप से भी लिख सकते हैं कि भाई इंक्लूसिव फूड सिस्टम दैट प्रोडक्ट मोस्ट वल्नरेबल, कि भाई जो फूड सिस्टम है वो सबके पास अवेलेबल होना चाहिए। डीपोलिटिसाइज ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन, अल्टरनेटिव मॉडल टू फर्टिलाइजर्स। बेसिकली इंडिया क्या है, जो जनरली जो मोस्टली फर्टिलाइजर्स हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली इनका किस फोकस पे, फर्टिलाइजर्स पे हो गया। हमने देखा था कि भाई जो इंडिया में जनरली ये फूड प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं, तो फूड वेस्टेज को स्टॉप करना है और फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है। और बेसिकली हमें कुछ ऐसे मॉडल डेवलप करने हैं जो कि ग्लोबल साउथ की नीड हो, ग्लोबल साउथ यानी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़। ठीक है। और देखा था कि भाई कोरोना के टाइम पे कैसे जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसे चरमरा गया था, तो वी शुड प्रमोट होलिस्टिक हेल्थ केयर। और हमने देखा कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो मिलेट्स हैं, मिलेट के पास इतना न्यूट्रिएंट, फाइबर, सारी चीज़ें हैं, तो वी शुड अडोप्ट न्यूट्रिएंट्स पे भी। इंडिया ने मिलेट्स पे भी काफ़ी सारी
इम्पोर्टेंस दे रहा है। G7 पे भी G20 का समिट हुआ था, उसमें भी इंडिया ने इतना ज़्यादा फोकस किया मिलेट्स पे, तो एक ये भी पॉइंट होगा। ठीक है, हेल्थ केयर हो गया, ये दोनों सेम पॉइंट हो गए। डिजिटल हेल्थ केयर ये भी वही है, मोबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बस सेम थिंग। बेसिकली मेन चीज़ क्या है, एक तो फूड पे बात की है, ठीक है, एक पॉइंट फूड पे है, 2 फर्टिलाइज़र पे, एक ये भी फूड पे कि भाई फूड वेस्टेज ये सब, और हेल्थ केयर और मिलेट्स वगैरह प्रमोट करने हैं, बस यही है ग्लोबल। और ये देख लेना, ये अगर यूँ इंट्रोडक्शन देना हो G7 का, या तो फिर उसके मेंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस कर दो कि भाई G7 इज़ ए ग्रुप ऑफ मेजर इंडस्ट्रियलाइज नेशन विच इंक्लूड दिस एंड दिस, बस ऐसे G7 का नाम लिख दो, दैट विल बी वेरी मच इफेक्टिव। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट, क्या वाई इट इज़ नॉट मच इफेक्टिव, बिकॉज लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है, एक्सक्लूजन ऑफ की प्लेयर्स, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उनका तो कुछ है ही नहीं इसमें। दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली G7 का जो डेवलप्ड कंट्री वो क्या चाहती हैं कि भाई जो MNCs हैं वो इजीली ट्रेड कर पाएँ, है ना, यही चाहती है ना कि भाई, और ग्लोबल कंट्री क्या चाहती हैं कि भाई कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो उनको एड प्रोवाइड करें। तो डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी, इसकी वजह से क्या होता है, जो यूनिफाइड फ्रंट है उसमें काफ़ी हिंड्रेंस आ जाती है। दूसरा क्या है, चेंज इन ग्लोबल डायनेमिक्स, बेसिकली काफ़ी सारे अल्टरनेटिव फोरम्स जैसे G20 वगैरह, ब्रिक्स, ये सब यूँ दैट आर शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली ये भी है एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए। एक तो एक्सपेंशन ऑफ G7, बेसिकली इंडिया भी मेंबर बन सकता है G7 का, अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एट्सेट्रा। दूसरा बेसिकली इंडिया अगर मेंबर बनता है तो बेसिकली इंडिया प्रमोट करेगा कि भाई जो ग्लोबल साउथ की वॉइस है ना, वो भी उस पर भी ज़्यादा फोकस है। ठीक है, और बेसिकली जो मेन एजेंडा क्या है यूएस का कि भाई जो राइज ऑफ चाइना उसको रोकना, तो बेसिकली चाइना को काउंटर करने में भी हेल्प करेगा G7। जैसे इसने बिल्ड बैक इनिशिएटिव दिया था कि भाई जो चाइना ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये जो चाइना का इनिशिएटिव है जिससे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उसको कर सके। ठीक है, तो कंसर्न्स क्या हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है, जैसे जो G7 कंट्रीज़ थी वो रशिया के अगेंस्ट थी, लेकिन इंडिया का बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक सा वो था। ठीक है, जैसे कमिटमेंट है, इनिशिएटिव लाइक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, ये लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है, जो G7 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप है लाइक WTO, वर्ल्ड बैंक, जिसमें हमको क्या चाहिए, क्लोज कोऑपरेशन हो, तो ये दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एंड फुलफिलिंग एस्पिरेशंस लाइक रिफॉर्मिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, प्रमोटिंग ग्रीनर ग्रोथ एंड एट्सेट्रा। बेसिकली काफ़ी सारी प्रॉब्लम में हमारी हेल्प कर सकता है अगर एक कंसेंसस बना के चले हम जो सारे मेंबर्स हैं उनके थ्रू, और बेसिकली जो भी हमारे इंटरेस्ट है उनको कन्वर्ज रखें तो। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या लॉन्च किया कि न्यू कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर इंडिया। अगर मैं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इट इज़ सो मच इरेलेवेंट, कोई रेलेवेंस नहीं, और मेन से भी इसका इतना कुछ ज़्यादा सही बताऊं तो रेलेवेंस है नहीं वही। तो अगर आपको अवॉइड करना तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। तो क्या है, जो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी है वो ADB का प्राइमरी प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, फॉर डिज़ाइनिंग ऑपरेशंस टू डिलीवर डेवलपमेंट रिजल्ट्स एट द कंट्री लेवल, कि बेसिकली प्राइमरी प्लेटफॉर्म है कि भाई क्या क्या ऑपरेशन डिलीवर करने हैं हमने कंट्री लेवल पे, क्या क्या ऑपरेशन ये CPS। ठीक है, और क्या है, 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रेटजी हैं, क्या है, बेसिकली एक्सेलरेट करना स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन, प्रमोट
क्या प्रमोट करें, क्लाइमेट रेसिलिएंट एंड ग्रीन ग्रोथ। सर जो सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस है उनको डीपन करना है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके लिए इसको जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है तो ठीक है। तो मैं भी चाहूँ तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इम्पोर्टेंस है तो ही पढ़िए, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल 0% इम्पोर्टेंट है। तो और क्या है, इंडिया ADB क्या, ADB हैज़ प्रोवाइडेड, ADB ने क्या प्रोवाइड, टेक्निकल असिस्टेंस दिया है सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी एटसेट्रा। ऑल्सो बेसिकली ये ट्रेड, सप्लाई चेन, माइक्रो फाइनेंसिंग में भी हेल्प करता है इंडिया में। चैलेंजेस क्या हैं, डिफरेंशियल अप्रोच है। इंडिया एक डाइवर्स नेशन है जिसमें 100 तरह के रिलीजन्स, डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट पहनावा, सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो बेसिकली जो अप्रोच है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए कि जो लोअर इनकम स्टेट्स हैं उसमें क्या फोकस होना चाहिए ADB का, कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर सर्विसेज है उन पे, और जो हायर इनकम स्टेट है उसमें क्या होना चाहिए, बेसिकली इनोवेशन और गुड प्रैक्टिस और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1966। इसका हेडवाटर कहाँ है, मनीला, फिलीपाइंस। इसमें 68 मेंबर हैं, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, जो US और जापान की हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैंडेट क्या है, असिस्ट मेंबर एंड पार्टनरशिप, जो मेंबर्स हैं और पार्टनर उनको असिस्ट करता है, कैसे, लोन्स दे के, टेक्निकल असिस्टेंट दे के, या फिर जो सोशल इकोनॉमिक नीड है उनकी नीड है उनको पूरा करके। इन चीज़ों में क्या ध्यान रखना होता है, ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये काफ़ी बार प्रीलिम्स में एक सिंपल सी स्टेटमेंट है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ये एशिया इज़ द ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट जीरो, ये किसके रिलेटेड है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड। ठीक है, ओके। तो इसमें इतना क्या कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या है, जो CPS है फॉर इंडिया वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी के साथ वेल अलाइन है, और बेसिकली ये जो इंडिया की यूनिक पोजीशन को लेवरेज करेगा ताकि वो जो अपना रीजनल कोऑपरेशन है और इंटीग्रेशन साउथ एशिया है उसको डीपन कर सके। ठीक है, बस यही है। वेस्ट एशिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यार। वेस्ट एशिया हमेशा से ही UPSC का फेवरेट रहा हो, चाहे वो मेंस में हो या प्री में हो। जनरली आप क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वेस्ट एशिया से। ठीक है, तो क्या है, सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, एक स्पेशल मीटिंग होस्ट की है ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया, US, UAE और सऊदी अरेबिया की। ठीक है, बेसिकली इस मीटिंग का विज़न क्या है कि भाई सिक्योर और प्रोस्परस वेस्ट एशिया होना चाहिए। बेसिकली ये क्या है, जो ये फॉर्मेशन है दैट इज सेकंड क्वाड है ये वेस्ट एशिया की, और फर्स्ट क्वाड कौन सी है, इंडिया, इजराइल, UAE और US। ठीक है, और हाँ यार, ये जो वेस्ट एशिया है ना, इसकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर देखा होगा प्रीलिम्स तो अब की बार शायद ये अफगानिस्तान या पता नहीं ईरान के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, यूक्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सिल्ट क्या लिखा है मैंने, ये है एशियन कंट्रीज टचिंग द मेडिटेरेनियन सी, जैसे सीरिया, इज़राइल, लेबनान, टर्की, सीरिया, ये इज़राइल हो गया, ये इज़राइल, ये लेबनान, ये टर्की। ठीक है, सीरिया, इज़राइल, लेबनान, टर्की। तो बेसिकली इट हैज़ सीन है सक्सेस ऑफ इंडिया लुक वेस्ट। बेसिकली जो लुक इंडिया की जो पॉलिसी है ना, लुक वेस्ट, उस इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है वेस्ट एशिया का इंडिया के लिए, एक तो इट विल हेल्प इंडिया टू डीपन टाइज विद वेस्ट एशिया। जो वेस्ट एशिया में क्या है, जो एनर्जी रिसोर्सेज है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, और इंडिया एक एनर्जी हंग्री स्टेट है। ठीक है, तो इसके मारे हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वेस्ट एशिया पे। इट विल सर्व इंडियाज एनर्जी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इंडिया की जो डायस्पोरा है वो भी काफ़ी सारी है, UAE, सऊदी अरेबिया, इन सब में। ठीक है, दूसरा क्या है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए भी जो न्यू क्वाड है
वो इंडिया के डेवलपमेंट विल के साथ अलाइन करती है, ठीक है। और बेसिकली जो रीजनल कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करती है। तीसरा क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जनरली जो हमारा 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है वो सुएज कनाल के थ्रू पास होता है, जो कि इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन को लिंक करती है। और दूसरा हमने देखा था कि भाई जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इस पर काफ़ी ज़्यादा पायरेसी वगैरह होती है। तो बेसिकली जो थ्रेट्स हैं जैसे मैरीटाइम पायरेसी, इलीगल स्मगलिंग ऑफ ड्रग एंड वेपन एंड टेररिज्म, इनके थ्रेट्स को भी मिनिमाइज़ करती है। एक्सेस टू मार्केट, बेसिकली ये बायलेटरल ट्रेड फैसिलिटेट करती है। जो स्ट्रेटेजिक मार्केट है ना वेस्ट एशिया में, उसको एक्सेस दिलाती है। और बेसिकली अगर स्ट्रेटेजिक मार्केट एक्सेस होगी तो बेसिकली हम जो हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है दैट इज़ ऑयल इंपोर्ट्स, उसको भी कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? बेसिकली अगर हमें उनकी मार्केट से एक्सेस होगा तो जो हम इंडियन रुपीज़ की एक्सेप्टेंस इंक्रीज़ होगी, चाहेंगे कि भाई रुपीज़ की एक्सेप्टेंस हो, बेसिकली जो ट्रेड है उसको वो स्ट्रॉ अकाउंट के थ्रू रुपये में ले लेंगे, है ना। और क्या है, बेसिकली चाइना को काउंटर करने में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि भाई जो चाइना ने एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू किया था बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। सऊदी अरेबिया और जो ईरान है इसके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप करवाए थे, जो कि काफ़ी टाइम से हिंडर्ड थे, ठीक है। तो बेसिकली ये अब चाइना की भी जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इंडिया नहीं चाहेगा कि भाई उसके हों, तो चाइना को काउंटर करने में भी काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। ओके, और ये भी देख लेते हैं, वाई वेस्ट एशिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी रिसोर्सेज। बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल और गैस रिजर्व है वहाँ पे। और दूसरा है जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बेसिकली स्ट्रैटेजिक लोकेटेड है बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, सर्विंग ए क्रॉस रोड बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ट्रेड। बेसिकली देखो ये वैसे तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का है, लेकिन बता देता हूँ बिना थ्योरी का नाम लिए। क्या है कि भाई थ्योरी थी वो क्या बोलती थी कि बेसिकली जो यूरोप को रूल कर रहा है ना, वो मतलब पूरे कंट्री जो ये जो हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ जैसे ये रशिया है और ये हो गया अपना यूरोप इधर से। बेसिकली ये दो मेजर पावर्स के बीच का लिंक है, ठीक है। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो बेसिकली यूरोप पे राज करेगा वो पूरे एशिया पे राज करेगा, एशिया यूरोप पे, और जो पूरे मतलब रशिया और इसको मिला के जो राज करेगा वो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। तो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, एनर्जी रिसोर्स। दूसरा जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। दूसरा कन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी, बेसिकली रीजन में ना काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग इसराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट, सीरियन सिविल वॉर, ऑन गोइंग टेंशन बिटवीन ईरान एंड नेबर कंट्री। तो जनरली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रखता है, तो बेसिकली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है रीज़न कि भाई जो एरिया में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, जैसे काफ़ी जो मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन है, जैसे जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। और बेसिकली जो इकोनॉमिक एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इश्यूज़ क्या हैं इसके साथ, न्यू ग्रुप के साथ? बेसिकली लैक ऑफ क्लियरिटी है कि भाई स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं, वो क्लियरली स्टेटेड है ही नहीं कि भाई क्या करना चाह रहा है ये ग्रुप। दूसरा एसिमेट्रिक है अमंग मेंबर्स। एसिमेट्रिक कैसे है? बेसिकली इसमें यूएस जैसी पावर है, यूएस जैसी पावर है जो भी मिलिटरली स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो बेसिकली डोमिनेट करेगी। तीसरा क्या है? कोऑपरेशन। बेसिक कंट्रीज़ की ना कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन है, और
चाइना को कैसे डील करना है, रशिया को कैसे डील करना है, ठीक है। जैसे इंडिया ने वोटिंग से अब्सटेन कर दिया फ्रॉम रशिया यूक्रेन वार के टाइम पे, इतनी बार मना किया। क्या है स्ट्रैटेजी इकोनॉमी, बेसिकली जो इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए इंडिया को। लेकिन अगर यूएस जैसी कोई मेजर सुपर पावर होगी तो बेसिकली उसी का डिसीजन फॉलो होगा, तो बेसिकली ऑटोनॉमी हिंडर करेगी। दूसरा इंटरनल कन्फ्लिक्ट है इन एशिया में, उसकी वजह से क्या हो सकता है, इट माइट लीड टू क्रिएशन ऑफ टू ग्रुप कौन से, एक चाइना पाकिस्तान रशिया ईरान और तुर्की, और दूसरा इंडिया सऊदी अरेबिया यूएस और यूएसए। बेसिकली इससे भी जो कन्फ्लिक्ट काफ़ी राइज हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, बेसिकली हमें जो बायलैटरल कंसर्न्स है ना, सॉरी, वो एड्रेस करनी चाहिए। और बेसिकली वी शुड प्रमोट कोऑपरेशन और एडवांस कोऑपरेशन इन न्यू एरियाज सच एज परस्यूइंग बेसिकली क्लीन एनर्जी, या फिर जैसे डेवलपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि भाई ये जो एरिया है इसमें पीस मेंटेन रहे, और दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। हाँ, तो अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। तो बेसिकली थर्ड फोरम हुआ है फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन का, कहाँ पे, पपुआ न्यू गुयाना है उसकी कैपिटल में हुआ है ये थर्ड समिट। बेसिकली इसमें इंडिया ने क्या है 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान दिया है पैसिफिक आइलैंड नेशंस का। ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। और बेसिकली जो ओशिनिया में बेसिकली 4 चीज़ें हैं। ओशिनिया इज मेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा मेलिनेशिया, तीसरा माइक्रोनेशिया, चौथा पोलिनेशिया। इन सारी चीज़ों से मिलकर क्या बना है ओशिनिया, ठीक है। तो FIPC क्या है, ये मैनिफेस्टेशन है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पॉलिसी, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली जो जियो स्ट्रेटेजिक सी लेंस हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए। दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जो इंडिया भी नेवल पावर में काफ़ी राइज कर रहा है, जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले जो INS अरिहंत था, INS विक्रांत था, उसको इंडक्ट किया है। और बेसिकली इंडिया चाह रहा है कि वो मलक्का के बियॉन्ड भी देखे, ठीक है। तीसरा क्या है इकोनॉमी, बेसिकली जो ये कंट्रीज हैं इनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं ना वो काफ़ी वास्ट हैं, और उसमें बेसिकली काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी हैं, तो वो भी इंडिया को चाहिए। दूसरा क्या है, अनदर मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, रीजनल एंड ग्लोबल एंगेजमेंट है। बेसिकली जो अलाउ करती है इंडिया को टू स्ट्रेंथन इट्स नेटवर्क ऑफ अलायंस पार्टनरशिप विद रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉट सो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस क्या हैं, बेसिकली इस एरिया में ना काफ़ी सारी ग्लोबल पावर का फोकस रहता है। जैसे जापान हो गया कि भाई जो फिश रिसोर्सेज है उसकी मेजरली इकोनॉमिक फिश जो समुद्र है उस पर डिपेंडेंट रहती है, ओशियंस वगैरह पे। तो बेसिकली जैसे जापान, चाइना, US, रशिया, उन ग्लोबल पावर से कंपटीशन। दूसरा क्या है, अनयूटिलाइज ट्रेड पोटेंशियल है, जो इंडिया का ट्रेड पोटेंशियल है वो बिल्कुल ना बराबर है, 300 मिलियन खाली। एम्फसाइज ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, जो बेसिकली इंडिया क्या कर रहा है, मोर फोकस किस पे कर रहा है, इंडियन ओशन रीजन पे, और जो ये PIC इसको जनरली नेगलेक्ट कर रहा है। लिमिटेड एंगेजमेंट है, लिमिटेड एंगेजमेंट क्यों है, बेसिकली जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है, एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, ऊपर से रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। जोग्राफिकल डिस्टेंस है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बाकी एक बार इनिशिएटिव भी देख लीजिए कि भाई क्या क्या है। वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, हाई लेवल एंगेजमेंट चाहिए कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री एक बार वहाँ भी पहुँचें और बेसिकली कुछ इनिशिएटिव लॉन्च करें ताकि भाई जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज़ हो। बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के उनको डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करें। बेसिकली हमने क्या देखा था कि भाई जो ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट हैं ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, किससे, जो क्लाइमेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बेसिकली इंडिया
कोलैबोरेट कर सकता है इसमें, क्लाइमेट रेजिलियंस में, एडेप्टेशन स्ट्रेटजी में इनके साथ बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करके, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज। जैसे उड़ीसा ने क्या किया भाई, इसने आर्टिफिशियल मैंग्रोव प्लांट कर दिया काफ़ी सारे, उड़ीसा या पता नहीं तमिलनाडु था। तो उसने क्या किया, अपनी कोस्ट पे मतलब आर्टिफिशियल बहुत सारे मैंग्रोव्स लगा दिए। उससे क्या हुआ कि भाई जो ये डिफरेंट ये तूफ़ान आते हैं इंडियन ओशन में, तो उनसे बेसिकली जो पीपल अफेक्टेड होते हैं दैट इज़ डेथ परसेंट वो काफ़ी कम हो गया था। तो इस टाइप के एग्जांपल दे सकते हैं। तो और क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर सकते हैं, वेन्यू एनहेंस, जैसे इन्वेस्टमेंट रिलेशन एनहेंस ट्रेड कर सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं उनके थ्रू, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं अपने उनके साथ। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं, उनके जो मेजर पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रोड, डिजिटल, उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। रेलेवेंस क्या है इंडो पैसिफिक का, नियरली जो 50% ऑफ इंडियाज़ ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक के अराउंड है। दूसरा, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो चाइना का डोमिनेशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। एनहेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन। अनदर क्या है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जैसे मरीन पोल्यूशन, जैसे अगर कोई ऑयल शिप है वो, तो उसके वो फट गई और जो ऑयल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो ऑयल है वो गिर गया ओशन में, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो कंट्रीज़ हैं वो मेजर एक दूसरे की सहायता करें। इनिशिएटिव क्या है, जैसे इंडिया ने 2019 में क्या किया है, इंडो पैसिफिक विंग सेटअप की है इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है। 2020 में हमने जो ओशियन डिवीज़न है वो क्रिएट कर दी इसमें, और बेसिकली फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के आइडिया हम काफ़ी टाइम से प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सागर के थ्रू, इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के थ्रू, और बेसिकली जो क्वाड जैसे ग्रुप हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो अनदर मेन क्या है, न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो एक बार इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, जल्दी करते हैं, फटाफट क्लास को ख़त्म करते हैं। हाँ, एक है इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड बैक। बेसिकली ये जो टेप्पा क्या है, टेप्पा मीन्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, एक बेसिकली FTA है। ये किसके बीच है, इंडियन एंड मेंबर ऑफ EFTA, मेंबर ऑफ आइलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है। बेसिकली FTA में क्या होता है, जो मेंबर पार्टनर होते हैं ना, वो जो कस्टम ड्यूटी या फिर टैरिफ है वो नंबर ऑफ गुड्स पे रिड्यूस कर देते हैं, तो बेसिकली जो ट्रेड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। ये है नेटो प्लस। बेसिकली एक यूएस ने कमेटी बनाई थी रिगार्डिंग चाइना सेलेक्ट कमेटी। उसने क्या रिकमेंड किया है, बेसिकली इंडिया को नेटो का पार्ट बना देना चाहिए, इंडिया शुड बिकम पार्ट ऑफ नेटो। ठीक है। तो नेटो +5 क्या है, एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है बिटवीन नेटो और 5 अलाइंड नेशन, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। किस लिए, टू बूस्ट ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन। बेसिकली नेटो क्या है कि भाई अगर एक कंट्री पे अटैक करोगे नेटो मेंबर पे, तो एक कंट्री के अगेंस्ट हमला ऑल द कंट्रीज। ठीक है। तो ये मेन प्रिंसिपल उनका। तो नेटो एक 31 मेंबर मिलिट्री अलायंस है। ठीक है। और ये देख लेना है बेसिकली नेटो के जो रिसेंट मेंबर कौन सी यूरोपियन कंट्री रिसेंट मेंबर बनी है वो देख लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको, और ट्राई करना कि इसको कमेंट में इसको टाइप करना, ये होमवर्क है कि रिसेंट नेटो कंट्री कौन सी है, रिसेंट यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन नेटो। ठीक है। तो और क्या है, एक होती है बेसिकली मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस। ये बेसिकली यूएस डेजिग्नेट करता है टू फॉरेन पार्टनर्स विद सर्टन बेनिफिट इन एरिया ऑफ डिफेंस ट्रेड एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। बेसिकली यूएस डेजिग्नेट करता है, उससे क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं उनको डिफेंस ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा क्या है, बेसिकली प्रोवाइड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रिविलेज प्रोवाइड करता है, कमिटमेंट्स टू डेजिग्नेटेड कंट्री। और इंडिया क्या है,
इंडिया इज़ नॉट ए मेजर नॉन एट ऑल आई, ठीक है। इसराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट को 75 ईयर हो चुके हैं सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7,000 पैलेस्टीन, ठीक है, 75 ईयर्स हो चुके हैं बेसिकली यार ये स्टोरी है। तो जनरली वैसे तो ये यूट्यूब पे देख लेना क्या था, बाकी मैं बता देता हूँ एक बार ऊपर से। इनिशियली क्या था ये बेसिकली जो अर्ली 20th सेंचुरी में जो ज्यूस थे ना, ज्यूस वो पैलेस्टीन लैंड को क्लेम करते थे एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लेकिन जो अरब्स थे ना वो मेजॉरिटी थे। और ये जो फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई थी उसमें क्या किया था ब्रिटेन ने कि भाई वही 2 स्टेट का वो दिया था कि भाई एक नेशनल होम होना चाहिए फॉर जूइश पीपल इन पैलेस्टीन, ठीक है। तो फिर 1920 to 14 में क्या था, काफ़ी सारे ज्यूज यहाँ पे वापस माइग्रेट हो रहे थे क्योंकि बेसिकली यूरोप में इनका क्या हो रहा था, परसिक्यूशन हो रहा था यूरोप में। तो 1947 में यूएस ने इवन वोट किया कि भाई जो पैलेस्टीन है उसको 2 स्टेट में अरब कर दो, जेविश स्टेट दैट इज़ इज़राइल और एक अरब स्टेट। फिर अरब स्टेट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर बेसिकली इज़राइल बन गया। फिर जो अरब स्टेट्स के डिफरेंट वार हुए और ऐसे ऐसे करके इज़राइल ने जनरली काफ़ी सारा ऑक्यूपाई कर लिया। एट सीज फायर जो जॉर्डन है दैट ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, इजिप्ट ऑक्यूपाइड गाजा, जेरूसलम बिटवीन। फिर इनकी डिफरेंट। तो इंडिया का क्या है, इंडिया बेसिकली पहले क्या बोलता था कि बेसिकली कि जो हाँ कि जो बेसिकली एक 2 स्टेट सॉल्यूशन, सब यही बोलते हैं कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, इज़राइल और साथ में पैलेस्टीन, इंडिया की भी यही था। लेकिन अब जो इंडिया की एंगेजमेंट है वो इज़राइल के साथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है मिलिट्री वगैरह में, मिलिट्री इसमें के रिगार्डिंग। तो उसकी वजह से इंडिया ने क्या अपना एक क्या अडॉप्ट कर लिया, डी-हाइफेनेटेड पॉलिसी की भाई जो हमारे रिलेशंस है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो यूँ पैलेस्टीन के रिलेटेड नहीं है कि भाई हमारा और पैलेस्टीन का क्या रिलेशन है और इज़राइल का हमारा क्या रिलेशन है, दीज आर 2 इंडिपेंडेंट थिंग्स, ठीक है। इसी में नहीं। तो ये मैपिंग देख लो यार, मैपिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या देखना हमें, जो डेड सी है किसके बीच है, इज़राइल और जॉर्डन के बीच में, ठीक है। एशियन कंट्री टचिंग मेडिटेरियन सी सिल्ट, सीरिया, इज़राइल, लेबनान, टर्की, ठीक है। बेसिकली इजिप्ट है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला ये इज़राइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये है गोलन हाइट्स, बेसिकली इस पे जो इज़राइल है उसने क्या किया था रिसेंटली, बेसिकली कुछ काफ़ी डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया था जो लोग हैं वहाँ पे, जो गोलन हाइट्स में इज़राइल के लोग रह रहे हैं उनको, कि भाई ये एरिया है परमानेंटली ये रख सकें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एरिया क्या है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, गाज़ा स्ट्रिप्स है। गाज़ा स्ट्रिप्स में बेसिकली जो पैलेस्टीनियन है वो रहते हैं, यहाँ से इधर फायर होती है काफ़ी। ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में इम्पोर्टेंट क्या है, जेरूसलम है, तेल अवीव है, नेतन्या है, ठीक है। ये देख लेना एक बार मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। एडवांस नोटिस किसके, तो जनरली आजकल क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा कि एडवांस नोटिस रिलेटेड टू व्हाट, तो हमने क्या बोलना है कि इट इज़ रिलेटेड टू IPF, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये बेसिकली क्या है, एक US लेड इकोनॉमिक ग्रुपिंग है जिसमें 14 मेंबर्स हैं, बेसिकली 4 पिलर्स पे डिपेंड बेस्ड है ये, जैसे ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीसरा हो गया, और ये टैक्स एंड एंटी करप्शन। अंडर सप्लाई चेन ट्रैक्ट US ने क्या बोला है कि भी जो IPF मेंबर है ना उसको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा इम्पोर्टेंट टैरिफ लगाने से पहले, ताकि वही जो सप्लाई चेन है वो एकदम से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। यही है बस बेसिकली। तो इंडिया ने क्या कंसर्न रेज किए कि भाई इससे क्या हो सकता है कि भाई जो WTO रूल्स हैं वो वायलेट हो सकते हैं, ठीक है। एक है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, किसने लॉन्च किया है, बाय द वर्ल्ड बैंक। तो अर्लियर जो ये वर्ल्ड बैंक है ये क्या कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था कि बेसिकली क्या रीज़न था कि भाई जो उस टाइम पे इसकी जो चीफ थी उसने इसको प्रेशराइज़ किया कि भाई जो चाइना को है अच्छे मार्क्स देने चाहिए जो डूइंग बिजनेस में, इसके रिगार्डिंग इसको बंद कर दिया था, डिस्कनेक्ट अच्छे से। ठीक है। तो बिजनेस रेडी क्या है ये? बैलेंस्ड एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच है किसके रिगार्डिंग? एवेल्यूटिंग ए कंट्री बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। बेसिकली एक कंट्री में जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है और वो प्राइवेट सेक्टर के लिए रेडी है या नहीं। ठीक है। बेसिकली ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रिप्लेस करता है, ये 10 टॉपिक्स पे फोकस करता है, ये देख रखे हैं। इतना ही इम्पोर्टेंट है नहीं कुछ इसमें। अनदर मेन इम्पोर्टेंट है इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक, IFCAP। बेसिकली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने अनाउंस किया है IFCAP। IFCAP क्या है? एक मल्टी डोनर फाइनेंसिंग पार्टनरशिप है जिसका काम क्या है, जो फाइनेंस है उसको एक्सेलरेट करना अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इन एशिया एंड पैसिफिक। बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो एशिया एंड पैसिफिक है ना उसमें फाइनेंसिंग इंक्रीज कराने का काम कर रहा है वैसे। बेसिकली अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फर्स्ट टाइम हुआ है कि भाई कोई इंडियन अमेरिकन वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना है, और वो कौन है? अजय बंगा। ये बेसिकली पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, दैट इज अजय बंगा। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। और क्या है? वाशिंगटन डिक्लेरेशन। बेसिकली 70th एनिवर्सरी हुई थी ऑफ US साउथ कोरिया डील, तो बेसिकली वाइल तो वहाँ पे साइन किए इन्होंने वाशिंगटन डिक्लेरेशन। ये बेसिकली क्या एडवोकेट करता है कि न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी इन द रीजन। बेसिकली क्या कर रहा है, जो USA है चाइना को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हुआ है, जो USA ने अपनी एक बेसिकली न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है वो कोरियन पेनिनसुला में डिप्लॉय कर दिए कि भाई जिससे जो US है वो चाइना के ऊपर नज़र रख सके। इससे क्या होगा, बेसिकली जो साउथ कोरिया की न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। बेसिकली जो एमी पोप है वो फर्स्ट वुमेन बन गई है टू हेड IOM। बेसिकली 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन। इंडिया भी मेंबर है, और ये क्या देखता है कि भाई जो माइग्रेशन है उसमें ह्यूमन मैनेजमेंट वो ऑर्डरली हो और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो माइग्रेशन इशू को रिलेटेड। ठीक है। बस अब तो खत्म ही हो गया बस। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है, किसने ऑर्गेनाइज की है? जॉइंटली बाय बांग्लादेश और इंडिया ने। इसकी थीम है पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर। बेसिकली फोरम क्या है? टू डिस्कस कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए और पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए है ये। फर्स्ट इसका समिट कहाँ हुआ था? 2016 में। बेसिकली इसके रिलेटेड क्या है? सागर भी है इसके रिलेटेड, पीसफुल इंडियन ओशन रीजन। एक आ गई सिल्कवॉर्म ईटिंग स्ट्रेटेजी। बेसिकली सिल्कवॉर्म ईटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे चाइना और इसका लेते हैं ताइवान का एग्जांपल। तो चाइना क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, छोटे मोटे स्कर्मिशेस कर रहा है कि भाई जैसे उसकी टेरिटरी में कभी प्लेन घुस जाते हैं, कभी उसकी टेरिटरी में शिप्स घुस जाते हैं। ठीक है। तो अगर क्या चाह रहा है चाइना कि भाई स्कर्मिशेस करें, और इससे अगर जो ताइवान है उस पर वापस कुछ यूँ हमला वगैरह ट्राई करता है तो उसको बेसिकली उसको इन्वेड करने का एक फॉर्मली मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो यही चाह रहा है, दैट इज सिल्कवॉर्म ईटिंग स्ट्रेटेजी। हाँ तो यार अपना जो IR सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, और जैसे मैंने बोला था कि एक बार जो बेसिक पार्ट है ट्राई कीजिए कि उसको अपना स्टैटिक नोट्स में देखिए, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। हाँ तो यार ख़त्म करते हैं क्लास, काफ़ी बड़ी हो गई आज तो कनेक्टेड रहिए चैनल से, और
शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में। मैं ट्राई करूँगा कि भाई जल्दी जल्दी जो करंट अफेयर्स हैं उनको जल्दी जल्दी करवा दूँ। थैंक यू सो मच।